Hello everyone guys, I am Tathagato Paja. I welcome you all to my channel Biology with Brother. तो हम लोग यार यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर है। इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेक्शन है, नीट के प्रीवियस ईयर्स सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है उस सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। और इसका रूल आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि आपको वीडियो को करना है पॉज, मेरे साथ करना है ट्राई। पहले आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, फिर आप लोग अपना आंसर आप चाहे तो कमेंट में लिख ला या फिर ना चाहो तो ना लिखना, लेकिन फाइनल पूरा जो ख़त्म होने के बाद, सेशन ख़त्म होने के बाद कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये ज़रूर से ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को पहला कुछ क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों को उतना टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट एनसीईआरटी के फैक्चुअल मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसको आपको 20 से 30 सेकेंड के अंदर निपटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले हमारे पहला वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पे बिल्कुल शुरू करेंगे। तो क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, तो एक एक स्टेटमेंट के थ्रू हमें चलना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इसको क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या होगा कि वो लोग देखेंगे, क्या सिर्फ देखेंगे कि चलो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है और पहला वाला क्या कह रहा है कि इन द इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। तो उनको लगेगा कि अरे इनब्रीडिंग तो मतलब हमेशा हार्मफुल होता है, इनब्रीडिंग कहाँ पे अब अच्छा होने लगेगा, तो यही इनकरेक्ट होगा। और पहला वाला वो लोग मार्क कर देंगे और उसी के साथ उनका -1 हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मैं ये एनसीईआरटी पढ़ाने के समय भी बोला था कि इनब्रीडिंग हमेशा बुरा नहीं होता है, उसको आपको पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई एक आदमी बूढ़ा है ना तो वो कुछ लोगों के लिए बुरा है, लेकिन बाकी कुछ और भी लोग होंगे जिनके लिए वो अच्छा है। ये इनब्रीडिंग बहुत सारे ऐसे टाइम है या फिर बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव है जिस समय के लिए ये अच्छा है, ज़रूरी है, लेकिन कुछ समय के लिए यह बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो बुरा है। जैसे कि प्रोटीन आप लोगों को पता है हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेली, मतलब आपके जो वेट है उसके 10 गुना प्रोटीन आप अपने बॉडी वेट के 10 गुना प्रोटीन अगर ले रहे हो तो वो क्या कुछ काम का नहीं रहेगा, वो फिर से हार्मफुल हो जाएगा। तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे है। तो ये आपका अल्टीमेटली ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आंसर नहीं हो सकता, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल करेक्ट। इनब्रीडिंग तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज ज़रूर करता है। इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, बिल्कुल ये एकदम सही है। और हमें पता भी है कि ये प्योर लाइन जब भी हमें इवॉल्व करना पड़ेगा तो हमें इनब्रीडिंग करना पड़ेगा, और उस समय के लिए इनब्रीडिंग एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। अच्छा, इनब्रीडिंग सिलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल गलत है। इनब्रीडिंग ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हाँ ये चीज़ है, अगर कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इनब्रीडिंग हो रहा है तो ये चीज़ कर सकता है कि ये हार्मफुल रिसेसिव जो जीन है उसमें कुछ कर सकता है, उसमें उससे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकता है। लेकिन वो कब है, जब कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इनब्रीडिंग हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनब्रीडिंग एक बार भी हो जाए तो उसमें रिसेसिव जीन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो ये ऑलरेडी करे हैं तो वो लोग तो ठीक है, वो लोग डी ही मार्क करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो करे रही है ना वो लोग ए ही मार्क करेंगे, उनको यही लगता है हमेशा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये अच्छे से ध्यान रखना इसको कि ये आपका गलत नहीं है, ये आपका सही है। ठीक है, इसके बाद ये वाला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा आपके लिए कि मैड काउ डिजीज इन अ कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज डैश। तो ये आप लोगों को पता है कि प्रायन से करता है। तो और प्रायन आपका क्या होता है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, बाकी देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग मेरे साथ याद करिए कि प्रायन्स एक ह्यूमन बींग में एक डिजीज़ करता है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है क्रूजफील्ड जेकॉब डिजीज़ या फिर आपका CJD। तो ये भी आपका डिजीज़ है। और मैड काउ डिजीज़ को आपको पता है कि वो BAC कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो ये आपका डिजीज़ का नाम है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो होमोजाइगस प्योर लाइन हम लोग कैसे उसमें इवॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि होमोजाइगस प्योर लाइन अगर हमें इवॉल्व करना है तो अल्टीमेटली हमें तो क्या करना है, हमें ये इनब्रीडिंग करना है। तो इनब्रीडिंग में हमें इनब्रीडिंग वाले ऑप्शन देखने हैं। मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड तो कभी नहीं हो सकता, ये गलत हो रहा होगा। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, नहीं, ये क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं इसको।
मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज अगर हो तो उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और फाइनली मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, बिल्कुल ये आपका जो है इन ब्रीडिंग का एक डेफिनेशन है, एनसीईआरटी बेस्ड, एकदम एनसीईआरटी के लाइन से पूछा हुआ डेफिनेशन है। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, पिछले कुछ सालों में तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, लेकिन अगर हम थोड़ा पहले वाले साल में पहुंच जाएंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो सारे टॉपिक्स को आप अपने एनसीईआरटी के जो पास वाले जो जगह है वहाँ पे इनकॉर्पोरेट ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। और बाकी का तो आप PYQ मार्किंग कर सकते हो, मैंने अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी बताया है कि मैं कैसे करता था। अच्छा, ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, तो आप लोगों को पता है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है, तो उसका सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है आप लोग को। ये मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मतलब क्या, उसमें होमोजाइगस होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे कुछ वेरिएशन वगैरह आ रहा है। जैसे ये जो इन ब्रीडिंग से जो सोमा क्लोन्स वगैरह बनते हैं ना, तो वो लोग ट्रू ब्रीडिंग प्लांट में आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, दैट इज़ एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, नहीं इसमें तो कुछ ऐसा खास इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं। अच्छा, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन एमॉन्ग अनरिलेटेड प्लांट, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो ट्रू लाइन हो ही नहीं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या फिर जो ट्रू लाइन जो है वो हो ही नहीं सकता। नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, तो ये अभी तक का तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि नियर होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस होना चाहिए, और प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी आपका जो प्योर लाइन की वाइब्स यहाँ पे आ रहा होगा आपको भी। ऑलवेज होमोजाइगस रिसीव, नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज होमोजाइगस रिसीव नहीं होगा, ऑलवेज होमोजाइगस रिसीव नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है। ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के ये जो डेफिनेशन है थोड़ा आपका एनसीईआरटी के लाइन से बियॉन्ड है, लेकिन आपको बिटवीन द लाइन्स जो आपको पढ़ने होते हैं ना एनसीईआरटी का, वही है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इन ए मेटिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ, अच्छा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि दो डिफरेंट जो स्पीसीज है रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि दो डिफरेंट जो रिलेटेड स्पीसीज है उन रिलेटेड स्पीसीज का ब्रीडिंग को कहते हैं, और मुझे दिख रहा है कि बी वाले ऑप्शन जो है टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अच्छा, उसके बाद एनिमल विद इन सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, तो ये आपका जो होगा ये आपका जो इसको आप आउट ब्रीडिंग कह सकते हो, आउट ब्रीडिंग का डेफिनेशन है। सुपीरियर मेल फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, या आपको क्रॉस ब्रीडिंग कह सकते हो। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, डेफिनेटली ये आपका इन ब्रीडिंग होगा, ठीक है। और पहला वाला आपका आउट ब्रीडिंग होगा। मैंने आपको सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग है उसको भी एक बार अच्छे से इसमें आपको रिवाइज करवा दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस, ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें एडिबल फिशेस कहाँ है, कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं पूछ रहा है। व्हिच वन इज अ मेरीन फिश हैविंग रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में आई थिंक उतना खास तरीके से दिया नहीं है, लेकिन हाँ ये कौन से मतलब मेरीन फिश है, कौन से एडिबल होते हैं, कौन से आपका फ्रेश वाटर जो फिश होते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में ज़रूर दिया हुआ है, मुझे याद है। तो इसमें आपका मेरीन पूछ रहा है, तो इसमें आपका क्या है, ये जो मिस्टस जो है ये आपका बिल्कुल ये फिश के अंदर ये यहाँ पे आता नहीं है। यहाँ पे मंगूर जो है इसको आप मतलब बंगाली में मागूर कहते हो, इन यहाँ पे जो थोड़ा ये नेजल जो टोन होता है उसके लिए आता है, इसको बंगाली में हम लोग मागूर कहते हैं। तो ये आपका फ्रेश वाटर फिश है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, मृगाला, मृगाला मतलब इसको आपका जो सिरिनस मृगाला इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये भी आपका फ्रेश वाटर फिश है। और अल्टीमेटली आपका रह जाता है मैकरेल, तो मैकरेल आपका बिल्कुल एक मेरीन फिश है, और मेरीन फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं। आप इसमें मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई भी जो मेरीन फिश होगा ना, तो मेरीन फिश में जनरली देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे जो फ्रेश वाटर फिश के तुलना में। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विथ लेग्यूम और ग्रास पास्चर टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड, ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। ये बहुत एक मतलब पूरा अभी के एनसीईआरटी के हिसाब से तो पूरा बाहर है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसको मैं इसमें स्टार भी मार्क कर रहा हूँ, आप इसको अपने एनसीईआरटी के बगल में इसको ज़रूर से ज़रूर ये वाला जो पॉइंट है इसको आप चाहो तो लिख लेना। इसको आप, मैं पहले ये आंसर बता देता हूँ कि इसको आप ले फार्मिंग कहते हो। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन जो टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है। मतलब हमारे जो मेन जो क्रॉप है जिसको हम उसमें ग्रो करवाना चाहते हैं उसको तो ग्रो करवाते हैं, तो उसके साथ साथ
मतलब लेग्यूम जो प्लांट है उसके बीच बीच में डाला जाता है। लेग्यूम प्लांट में आप लोगों को पता है कि लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, और जो ग्रास पास्चर है उसके थ्रू आप उसको आप एकदम ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल जो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो इसके थ्रू का आपका क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाता है, यानी आपका सॉइल का ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। और ये जो आपका क्रॉप रोटेशन टेक्निक है ये कहाँ पे आता है, ये आपका ले फार्मिंग में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ले फार्मिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि लेक्चर का थोड़ा जो मैं ड्यूरेशन कम करना चाहता हूँ तो इसमें इसलिए मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये चारों जो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग है, आपके अगर टाइम परमिट कर रहा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर उसको देख लेना, क्योंकि उससे आपका आइडिया थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, मैंने आपसे कहा था इससे पहले वाले आई मीन हमारा जो इस सीरीज़ का आखिरी वाला जो लेक्चर था उसी में मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोप्लास्ट क्या था, और आप लोगों को पता भी होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। आप लोगों को पता है ए सेल विदाउट सेल वॉल बट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लास्ट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अंडरगोइंग डिवीजन कोई मतलब नहीं बनता, विदाउट सेल वॉल हाँ ये मतलब तो बन रहा है, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं है, और पहला वाला भी नहीं है, विदाउट न्यूक्लियस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हमारा विदाउट सेल वॉल मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा यहाँ पे। लेकिन इसको आप अगर एक्चुअली होगा तो ये विदाउट सेल वॉल बट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेनिंग साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउटब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज। तो आउटब्रीडिंग क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी होता है। क्यों होता है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इनब्रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आउटब्रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आउटब्रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि इट इज़ यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो मुझे तो लग रहा है कि पहले में ही हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि किसी लिए इंपॉर्टेंट है ये पूछ रहा है तो ये होना चाहिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, नो 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 नो, ये आपका जो इनब्रीडिंग से आता है, इनब्रीडिंग के थ्रू आपका जो हार्मफुल रिसेसिव जो जीन्स होते हैं वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि इनब्रीडिंग वाले क्वेश्चन पे आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या कह रहा था कि इनब्रीडिंग सिलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन, तो इसीलिए तो वो इनकरेक्ट है। इनब्रीडिंग सिलेक्ट नहीं करता, उसको इनब्रीडिंग उसको एक्सपोज करता है और उसको हम सिलेक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो करेक्ट लाइन दिया हुआ है, लेकिन इनब्रीडिंग में कि इनब्रीडिंग एक्सपोजेज द हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड दैट कैन बी एलिमिनेटेड और दैट आर एलिमिनेटेड बाई सिलेक्शन। तो ये आपका आउटब्रीडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, बिल्कुल नहीं, ये भी इनब्रीडिंग का पॉइंट है, एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना चाहो तो। इट इज़ यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन्स ऑफ एनिमल, तो प्योर लाइन ऑफ एनिमल भी आपका इनब्रीडिंग के लिए ही होता है, या आउटब्रीडिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा पहला ही आंसर यहाँ पे हो जाता है, 9th का हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा, टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन इज, मैंने आपसे कहा था ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और यहाँ पे आ चुका है 2015 कैंसल्ड वाले में, तो यहाँ पे आ चुका है। तो टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, अब आप लोगों को बहुत सारे लोगों को क्या होता है, यहाँ पे आप लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन देते, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो ऑप्शन है इसमें मार्क करोगे, लेकिन ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, तो वो तो अलग चीज़ है, उसके साथ माइक्रो प्रोपगेशन का कोई रिलेशन नहीं है। माइक्रो प्रोपगेशन होता है सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। क्यों सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, इसमें तो आप क्या कर रहे हो, एक सोमैटिक सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, कोई भी आपका टोटिपोटेंट सेल जिसको आप एक्सप्लांट के रूप में यूज़ करते हो, उस एक्सप्लांट के थ्रू आप उसका एम्ब्रायो ग्रो कर रहे हो, या फिर उसका मतलब सोमा क्लोन डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, तो ये कैसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये तो एम्ब्रायोजेनेसिस है। हाइब्रिडाइजेशन तो दूसरा चीज़ है जिसमें कि कुछ दोनों चीज़ का मिलना, यही हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें सी देंगे, कुछ लोग एटलीस्ट तो देंगे ही देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कॉन्फ्यूज़ होते हैं। अच्छा, 11th वाला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following enhances और induces fusion of protoplast। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन कौन से आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है उसको इंड्यूस करता है। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। आपको ये, अगर आपको मैंने आई थिंक लेक्चर में बता दिया था, अगर आपको मैंने नहीं बताया तो इसको एनसीईआरटी के बगल में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन भी आया है थोड़ा पुराने साल में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि वो जो फार्मिंग वाले पॉइंट्स है ना, थोड़ा देख लेना, थोड़ा गूगल से देख लेना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो आपका काम चल जाएगा।
ज़्यादा डेप्थ में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो टेक्निक है, जैसे वो पोमैटो जो बना था, तो उसके लिए आपका पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो पीईजी है ये यूज़ होता है। तो इसीलिए ये जो IAA काइनेटिन ये तो नॉर्मल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि रूटिंग शूटिंग इस सब में यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट, ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको याद रखना है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तो आई थिंक मैंने आपको ज़रूर बताया ही होगा। सोडियम नाइट्रेट अगर बताया नहीं है या फिर दोनों ही अगर बताया नहीं है तो उसको ज़रूर से ज़रूर अपने NCERT पे इंक्लूड कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि कौन सा आपका कौन कौन से एलिमेंट या फिर कौन कौन से केमिकल आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? 12th क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अच्छा, तो इन विट्रो मतलब क्या हो रहा है? इन विट्रो मतलब हमें पता चल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, यानी कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह में हो सकता है। क्लोनल प्रोपगेशन, तो क्लोनल प्रोपगेशन मतलब जो माइक्रो प्रोपगेशन आप समझ सकते हो। इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये चीज़ आप लोगों को मतलब पता भी चल रहा होगा कि ये थोड़ा क्या मतलब थोड़ा ज़्यादा ही NCERT से ये बियॉन्ड जा चुका है, लेकिन इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ये आंसर आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। ये आपका किसके थ्रू कैरेक्टराइज होता है? ये आपका PCR एंड RAPD जो होता है, इसके थ्रू आप यहाँ पे करते हो। तो ये PCR तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसके थ्रू आपका DNA एम्पलीफिकेशन वगैरह हो सकते हैं, और यहाँ पे RAPD जो है इस टेक्निक के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी आने का कोई चांसेस है। इसको अगर आप चाहो तो यू कैन लीव इट, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा आप मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इट इज़ दैट मच ऑफ इट हैज़ दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, और देयर इज़ एनी चांस ऑफ गेटिंग सच टाइप, देयर इज़ एनी चांस ऑफ गेटिंग रिपीटेड of this question, and I don't think NTA will ask such type of questions, so that's why I'm not wasting any time here. I am leaving that for you. You may look into Google for like what is RAPD, what is PCR, how it is used, or how it helps in like the in vitro clonal propagation. You may search for that, but I don't think it is that much important. Okay, अच्छा, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, don't have any like self doubt, don't have tension, just leave it boldly. Don't need to do such type of question. 13th question says to obtain virus free healthy plant from a diseased one by tissue culture technique, which part or parts of the diseased plant will be taken? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा कि इसमें हम लोग एपिकल और एक्सिलरी दोनों टाइप के मेरिस्टेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या कर देंगे, कि आपको पहले ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले ही हमें एपिकल मेरिस्टेम ओनली दिख रहा है, तो लगा देंगे उसमें टिक और हो जाएगा उनका -1, क्योंकि यहाँ पे ओनली कह रहा है। तो जहाँ पे भी आपको ये ओनली वाला दिख जाए ना, तो बाकी का ऑप्शन भी पढ़ लेना। जैसे कि 4th ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दिस आ रहा है, तो अगर पहला वाला ही आंसर है तो बाकी वही देखना चाहिए। यहाँ पे दूसरा क्या है, पेलिसेड पेरेंकाइमा, गलत है। बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम, मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ए भी आंसर है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर मोस्ट एक्यूरेट आंसर सी है। ये ध्यान रखना था आपको, ठीक है। इसके बाद 14th क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि एन एल्गा व्हिच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। पता है क्लोरेला जो है एक काइंड ऑफ एल्गी है, जिसको हम लोग वो जो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो वो लोग अपने फूड के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बाकी का कुछ देखने का भी चांस मतलब देखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, ये एकदम हम लोग को पता होता है ये क्वेश्चन। अच्छा, 15th क्वेश्चन, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल डाइवर्स एलील ऑफ जीन इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इसमें आपको एक डेफिनेशन दिया है, NCERT का एक चीज़ का डेफिनेशन दिया है। आई थिंक आप लोग तो अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो जर्म प्लाज्म कलेक्शन। और जर्म प्लाज्म कलेक्शन का जो डेफिनेशन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको याद रखना है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ढंग से याद रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 16th क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पेरेंटल टिश्यू। द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्निक इज इन रेजिंग डैश। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर का पहले बेसिक डेफिनेशन दे दिया, और ये जो टेक्निक है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये मतलब इसको इकोनॉमिकली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम नॉर्मली जो हम नेचुरली इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसमें ज़रूर हमारा कुछ फ़ायदा होगा, इसीलिए ही हम लोग यूज़ करते होंगे। तो क्या है वो फ़ायदा?
आप लोगों को भी पता है कि इसके थ्रू हम लोग क्या सोमा क्लोन्स वैरायटी जनरेट कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब सोचिए कोई भी एक प्लांट है, जिस प्लांट में आपका जितना भी रिक्वायर्ड जो आपका कैरेक्टर्स है, जो भी ट्रेड्स है, आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो अब तो आप नहीं चाहेंगे कि उसमें कुछ नया वेरिएशन वगैरह आ जाए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से आप कुछ वैरायटी उसमें क्रिएट कर चुके हैं, जो कि मतलब आपके लिए अच्छा है, आपका ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। अब तो आप कोई वेरिएशन नहीं लाना चाहेंगे, तो इसलिए सोमा क्लोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये सोमा क्लोन जो होता है, यही आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक का। तो पहला क्या कह रहा है कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। बिल्कुल ये आंसर हो सकता है, ये तो सोमा क्लोन की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट, तो मतलब ये कुछ उतना खास मुझे इंटरेस्टिंग ऑप्शन नहीं लग रहा है। तो ये तो डिप्लॉयड प्लांट, हैप्लॉयड प्लांट में भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है हैप्लॉयड में नहीं हो सकता। न्यू स्पीसीज तो बिल्कुल गलत है। वेरिएंट थ्रू पिकिंग अप सोमाक्लोनल वेरिएंट, अच्छा क्या कह रहा है कि वेरिएंट्स थ्रू पिकिंग अप सोमाक्लोनल वेरिएशंस। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सोमाक्लोनल का डिफरेंट वेरिएंट तो नहीं होता है। ये मतलब ऑप्शन उतना भी बेहतर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो पहला वाला ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से 16 का ए आंसर है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को क्या डी लग रहा है, क्योंकि इसमें सोमा क्लोन दिख रहा है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सोमा क्लोन होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेरिएंट टू प्रिकिंग अप सोमा क्लोन वेरिएशन। तो सोमा क्लोन डिफरेंट सोमा क्लोन वेरिएशन को आप कुछ मिक्स करके कुछ नया वेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नया वेरिएंट तो नहीं है, नया वेरिएंट तो हम बनाना नहीं चाहते, हम तो सोमा क्लोन बनाना चाहते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ए वाला ही आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाई, अभी के हिसाब से बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन, यू कैन लीव इट एंड आई विल just give you the answer, but you don't need to memorize these kind of things, and I will not suggest you to google any of the name here given. Safranin, I think you know that it is a kind of thing that we use in like staining some DNA or gene like DNA like DNA or chromosome like things. So I think this is enough for you, and here the answer will be 2,3,5 triphenyl tetrazolium chloride, and this is used to test the viability of seed, and which will be what, which will be your option number B. So you can just leave it. I am giving the L sign here, that means leave it. Okay, you don't need to memorize such type of things, because अभी आप लोगों को पता है कि NEET has become totally NCERT based. At least for biology portion, you only need to study NCERT well. You don't need to go beyond NCERT. You just need to remain, or you just need to keep yourself in the boundary of NCERT, not outside the boundary. Okay, so you can leave that question. अच्छा, तो 18th क्वेश्चन पे क्या है वो हमें अब देखना है। तो 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। अच्छा, नॉट ट्रू है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रायो इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ जाइगोटिक एम्ब्रायो। तो ये तो अभी तक मुझे काफ़ी सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि चाहे वो नॉर्मल सोमैटिक एम्ब्रायो हो, चाहे वो जाइगोटिक एम्ब्रायो हो, दोनों में ही तो जो आपका नॉर्मल सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद उनमें कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह होगा, तो वो तो कुछ सिमिलर ही है, तो उसमें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि सोमैटिक एम्ब्रायो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। अच्छा, तो ये मुझे गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो प्लांट है, प्लांट में मेल गैमेट ये माइक्रोस्पोर से बनते हैं। तो गैमेटिक जो डेवलपमेंट है और जाइगोटिक जो डेवलपमेंट है वो तो डिफरेंट है। गैमेटिक डेवलपमेंट एक तरीके का होता है, जाइगोटिक डेवलपमेंट एक तरीके का होता है। हाँ, जाइगोटिक डेवलपमेंट के साथ आपका जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट या फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट वो सेम हो सकता है, लेकिन ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, चलो ये अभी तक का सबसे गलत मुझे लग रहा है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सोमैटिक एम्ब्रायो इज इंड्यूस्ड यूजुअली बाई ऑक्सिन सच एज 2,4-D, बिल्कुल नहीं। सोमैटिक एम्ब्रायो के साथ इसका अच्छा सॉरी सोमैटिक एम्ब्रायो इज इंड्यूस्ड यूजुअली बाई एन ऑक्सिन सच एज 2,4-D, नहीं सॉरी, ये सही है, क्योंकि सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस जो है ना, तो उसमें तो ऑक्सिन का यूज़ होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पे ऑक्सिन यूज़ हो सकता है, बिल्कुल ये तो ऑप्शन सही है। मैं थोड़ा वहाँ पे गलत सोच गया था कि सोमैटिक, मुझे ये
जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है मैं वो समझ रहा था, उसमें तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस में यानी माइक्रो प्रोपगेशन में आपका तो ऑक्सीजन यूज़ हो सकता है इंड्यूस करने के लिए, आपका जो रूटिंग है वो इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ हो सकता है। सोमैटिक एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम ए सोमैटिक सेल, अरे हाँ भाई इसीलिए ही तो सोमैटिक नाम है, तो ये तो सही है। तो अल्टीमेटली हमारा बी ही गलत हो रहा है, क्योंकि माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट वो डिफरेंट होता है आपका माइक्रो जो नॉर्मल एम्ब्रायोजेनेसिस या फिर जो आपका जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है, सोमैटिक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे अपने कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन ये वाला, ये हमारा हो जाएगा 19वां क्वेश्चन। अच्छा 19th क्वेश्चन पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं। आई थिंक अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो छोड़ के, एक दो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, एंड मैंने आपको बोला भी है तो यू कैन लीव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बाकी। अच्छा 19th क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। अच्छा कौन सा वाला रॉन्ग मैचिंग है, मतलब हर एक मैचिंग को हमें देखना पड़ेगा कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, हमें तो पूछा है रॉन्ग वाला। वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, नहीं ये तो थोड़ा गलत लग रहा है। टीआरएनए सिंथेसिस के लिए तो वेक्टर डीएनए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के थोड़ा देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मुझे आंसर मिल चुका है ऑलरेडी, बाकी फिर भी देख लेते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन क्या है कि इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन ए लार्ज नंबर। इन विट्रो, जी हाँ इन विट्रो तो सही है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि चलो यहाँ पे इन विवो लिख दिया तो फिर तो वो गलत हो जाता, लेकिन इन विट्रो है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट तो ये भी सही लग रहा है। कैलस, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर, तो ये जो कैलस है ना इसका डेफिनेशन याद रखना, ये कैलस का बिल्कुल सही डेफिनेशन है। मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इसका जो कैलस जो है इसका डेफिनेशन जो है ये ध्यान रखना है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर आपका अल्टीमेटली हो जाता है बी, जो कि क्योंकि हमें यहाँ पे रॉन्ग पूछा है ना कि सही पूछा है, तो हमें रॉन्ग पूछा है मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल बी मोस्ट सुइटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट। तो और हम लोग इसको देखेंगे भी नहीं, हमें पता है मेरिस्टेम कल्चर करना पड़ता है, हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग देख लिए होंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन पे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ऑकर ड्यूरिंग, एक थोड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि अर्ली 1960s और मतलब 60 के दशक में ये हुआ था, तो 1960s, बाकी ये तो फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, थोड़ा जल्दी इसलिए हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है चार पांच बहुत तरीके के स्टेटमेंट दिया होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको थोड़ा टाइम लेके करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट्स ओनली, तो जहाँ पे सारे करेक्ट होगा। ये ऐसे भी थोड़ा मतलब टेढ़ा कर सकता है क्वेश्चन को कि जहाँ पे सारे इनकरेक्ट ओनली है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला है सारे करेक्ट, तो यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सारे ऑप्शन के बारे में अच्छे से डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन से यहाँ पे जाएंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वाले सही है कौन कौन से गलत है। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है कि सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल एंड विटामिन, बिल्कुल ये तो सही है, ये तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब डेफिनेशन है कि वो उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल एंड विटामिन होना चाहिए, और स्पाइरुलिना इटसेल्फ एक सिंगल सेल प्रोटीन होता है, तो ये तो आपका सही है। तो आपका ये एकदम 100% श्योर जब आप हैं तो आप कुछ ऑप्शन आई थिंक एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या करें कि स्टेटमेंट सी एंड डी, तो आपको उसमें तो ए क्योंकि नहीं है तो आप इसको ऑप्शन ए को काट सकते हैं। अच्छा आपका ऑप्शन बी में ए है, ऑप्शन डी में ए है, लेकिन ऑप्शन सी में भी ए नहीं है, तो इसको भी आप काट सकते हो। तो इसका मतलब आपका इससे भी आपका जो है लिमिटेड हो गया कि आपको बस आप देखना है कि बाकी में से कौन सा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें है ए सी डी, इसमें है ए एंड बी, तो यानी बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा अगर हमें सिर्फ बी वाले पता है, बी सही है या गलत। अगर सही है तो हमें आंसर मिल चुका है, अगर गलत है फिर भी हमें आंसर मिल चुका है, बाकी पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बॉडी वेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम मोर प्रोटीन दैन अ काउज पर डे, बिल्कुल सही, इसीलिए ही तो सिंगल सेल प्रोटीन है, उसका ओवरऑल जो बायोमास प्रोडक्शन है, बायोमास प्रोडक्शन उसका बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए तो ये तो ओवरऑल एक काउ से तो ज़्यादा ही है, इसे ये तो हमें पता है कि वो
इसीलिए उसको हम सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज़ करते हैं। तो मैं आंसर तो आई थिंक आप लोगों को भी ये मिल चुका होगा। ये कितना नंबर का क्वेश्चन है? ये आपका 22nd क्वेश्चन है। तो 22nd का आपका कितना होना चाहिए? 22nd का आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, आप सी को भी पढ़ लेते हैं और आपका जो डी है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सी क्या कह रहा है कि कॉमन बटन मशरूम आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। बिल्कुल गलत। मशरूम जो है ये आपका एक काइंड ऑफ प्रोटीन सोर्स आप कह सकते हैं, प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन ये विटामिन सी का बिल्कुल सोर्स नहीं हो सकता। विटामिन सी जो भी सावर टेस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें विटामिन सी हो सकते हैं। अच्छा, ए राइस वैरायटी हैज़ बीन डेवलप्ड व्हिच इज़ रिच इन कैल्शियम। नहीं नहीं नहीं, उसमें विटामिन ए रिच होता है। आपको पता है कि गोल्डन राइस जो है उसमें जो बीटा कैरोटीन जीन होता है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, उससे विटामिन ए तैयार होता है। तो विटामिन ए रिच गोल्डन राइस होता है, ना कि कैल्शियम रिच। ठीक है, 22nd क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग 23rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 23rd क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? 23rd क्वेश्चन पे कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके बारे में सोचना है। उसका जो मतलब उसका जो निश है, उस निश के बीच में आपको सोचना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अम्ब्रेला से बाहर आपको नहीं जाना है। पहला क्या कह रहा है कि यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन। बिल्कुल गलत। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई ऐसा जो केमिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं हो सकता। अच्छा, क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका ए तो गलत है। जहाँ जहाँ ए दिख रहा है आपको काट दे सकते हो, लेकिन हाँ, इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो पा रहा है। लेकिन बी के थ्रू आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ एक और ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। चलो, बी क्या कह रहा है कि यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स लाइक कॉम्पोस्ट। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। तो कौन सा करेक्ट पूछा है? तो बी तो जहाँ पे होना ही चाहिए, मतलब बी सी एंड डी होना चाहिए या फिर बी एन सी होना चाहिए। तो यानी हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये भी हमारा यहाँ से गया काम से। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें अब हमें सी और डी, तो यहाँ पे दिख रहा है बी एन सी ओनली और बी एन सी एंड डी। तो इसमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लो आप। अगर सिर्फ डी आप अगर देख लो, अगर डी गलत हुआ तो आपका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगर डी सही हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों खामखा आप सी पढ़ोगे? तो आपको पता है कि सी तो सही ही होगा। तो सी क्या कह रहे हैं कि सी पढ़ लेते हैं। ठीक है, डज नॉट यूजेस पेस्टिसाइड एंड यूरिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, डी क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसेस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिस्पेक्ट में ये सही है या नहीं है? तो ये आपको आंसर देना है और मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से गलत है। हाँ, ये बायोफोर्टिफिकेशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से गलत है, क्योंकि आपको बोला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है। तो आपका क्या आंसर हो जाता है? सी आंसर हो जाता है, यानी बी एंड सी ओनली। ठीक है, तो ऐसे भी आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हुए भी टाइम सेव कर पाते हो। तो हम लोग आ चुके हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग ड्राई। अरे भाई, ये तो पता है, जार्म प्लाज्म कलेक्शन। मतलब पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ढंग से एनसीईआरटी बहुत बार आपने पढ़ लिया तो आपको लाइन देख के ही ये पता चल जाता है कि अच्छा ये तो वही वाला पूछ रहा है। तो ये मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, मतलब कुछ पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। और यहाँ ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब करीब करीब ऑल्टरनेट्स ईयर में ये पूछा जाता है। अच्छा, जया एंड रत्ना डेवलप फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन आर द वेराइटीज ऑफ। आई थिंक आप लोगों के लिए ये केक वॉक होगा, ये राइस का वेराइटी है। बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब थोड़ा पुराने साल में इसमें थोड़ा आसान नहीं हो गया। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे पहले वाले से। अच्छा, हिमगिरी। तो हिमगिरी तो हमें पता है कि ये व्हीट का वैरायटी है। और वो जो लिस्ट था मैंने आपसे बताया था कि हिमगिरी मतलब हिम मतलब आपका जो बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ हमें कहाँ पे मिलता है? पहाड़ों में मिलता है। तो ऐसे हिमगिरी जो है हिल बर्न का रेजिस्टेंस होता है उसमें, तो अगेंस्ट रस्ट भी होता है। रस्ट के अगेंस्ट तो व्हीट को होना ही चाहिए। तो ये तो व्हीट वेराइटी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मुझे भी ऑप्शन दिख रहा है डी आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अच्छा, 27th क्वेश्चन, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। बेशक बहुत ही आसान, एकदम रद्दी सवाल। अभी तक जो लेवल का हम कर रहे थे उसके हिसाब से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बेसिक बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन है, फिर भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 28th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान से करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का जिक्र आ रहा है। तो ये जिक्र आई थिंक मैंने एनसीईआरटी सीरीज जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे भी किया था कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में यूज़ होता है। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में आप लोगों को मैं बताता कि ये इंड्यूस करता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को।
तो आपको यहाँ पे भी वही ढूंढना है कि कहाँ पे आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वाला दिख रहा है। तो चलो मिल ही जाएगा। पहला क्या कह रहा है, बायोडीजल प्रोडक्शन। अच्छा, तो इसमें तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन नहीं है, ये गलत होगा। ठीक है, सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन, नहीं नहीं, ये तो हमें पता है कि ये सिर्फ वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो सकता है। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, तो नहीं नहीं, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज तो वो तो सीवेज ट्रीटमेंट में कुछ होगा, या फिर हमारा जो प्रोटीन वगैरह जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो सीवेज में ग्रो हो सकते हैं, ये नहीं। जीन ट्रांसफर विदाउट इफेक्टर, अरे ये भी तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल दिया है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे हमें वो तो मिल ही नहीं रहा है कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो कहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन ही गलत है, लेकिन नहीं, आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, अपने दिमाग को यूज़ करो। आप अगर दो जो प्रोटोप्लास्ट है उसको अगर फ्यूज़ कर रहे हो, तो क्या आप उन दोनों के जीन्स को इंटरमिक्स नहीं कर रहे हो? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि उनका दोनों का जो ट्रेट्स है, जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स है, वो मिक्स हो जाए? लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ ये केमिकल के थ्रू आप इंड्यूस कर रहे हो। आप कोई जो नॉर्मल जो वेक्टर जैसे प्लाज्मिड वगैरह जो भी वेक्टर होते हैं, आप कोई वेक्टर नहीं यूज़ कर रहे हो, लेकिन दोनों का जीन का इंटरमिक्स तो हो रहा है यहाँ पे। तो आपको अभी तो आंसर आपको मतलब चमक चुका होगा कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटोप्लास्ट का मिक्सचर हो रहा है, हाइब्रिडाइज हो रहा है, और उसमें उनका जीन ट्रांसफ़र भी हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग 29th क्वेश्चन, हम लोग 30th क्वेश्चन तक रुक जाएंगे। 30th क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आई थिंक, हाँ। तो अब 29th क्वेश्चन यानी हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम पहुंच चुके हैं। सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाई, बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही ख़राब सवाल। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग सोमा क्लोन्स जो है, सोमा क्लोनल वेराइटी हम लोग ग्रो कर पाते हैं। आई डोंट थिंक आप में से किसी भी लोगों ने इसको गलत किया है। अगर गलत किया है तो फिर से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आपका बहुत ही वीक है अगर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो। यहाँ पे आज का लेक्चर में आई थिंक 3 से 4 ऐसा सवाल हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप नहीं भी कर पाओ तो चल जाएगा। लेकिन 3-4 के अलावा अगर आपको इस सीरीज़ में 30 जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसमें अगर आपको 26 से 27 के आसपास सही आ रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आपको 24-25 है तो मॉडरेटली ओके है। लेकिन आपको अगर 20 या 21 ऐसे आ रहा है या फिर इससे भी नीचे आ रहा है, तो आपको, आपके लिए चेक पॉइंट है, फिर से इसको पढ़ो, ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप में अभी भी कुछ दिक्कत है इस चैप्टर में, आपको फिर से पढ़ना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आपको ज़्यादातर आने चाहिए इसमें। ठीक है, 30th क्वेश्चन यानी हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं इसको कौन सही जवाब दे पाता है। जो सही जवाब दे पाएगा वो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करूँ ये इसका भी कमेंट आप लोग ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बोलना कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आप चाहते हो कि मैं उसको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो 30th क्या कह रहा है कि हैप्लॉइड्स आर मोर सुइटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन द डिप्लॉयड्स, दिस इज़ बिकॉज। तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये सीबीएसई के अलावा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, ये एनटी अभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मतलब क्या शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर तरीके का क्वेश्चन है, मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा। ये मतलब अच्छा क्वेश्चन था। चलो, तो समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा जेनेटिक्स का भी आपका रोल आ रहा होगा इसको समझने के लिए। तो क्या कह रहा है कि हैप्लॉइड्स जो होते हैं म्यूटेशन स्टडीज़ के लिए वो डिप्लॉयड से ज़्यादा सुइटेबल होते हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा सुइटेबल होते हैं? कुछ तो रीज़न होगा, इसीलिए तो हम लोग हैप्लॉइड पे ही ये सारी चीज़ करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि हैप्लॉइड्स आर मोर अबंडेंट इन नेचर देन डिप्लॉयड, कोई रीज़न ही नहीं बनता। अबंडेंट तो है नहीं, और अगर है भी तो भी वो ऐसा कोई कुछ खास रीज़न नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आप मतलब देख के भी इंटेलिजेंस गेसवर्क के थ्रू भी आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड। चलो इसके बारे में थोड़ा देर बाद में सोचते हैं, इसको थोड़ी देर बाद में सोचते हैं। सी क्या कह रहा है कि हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल देन डिप्लॉयड। तो ये चलो इसको भी सोचना पड़ेगा, इसको भी क्वेश्चन मार्क है, इसको भी सोचना पड़ेगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी। अच्छा, फोर्थ क्या कह रहा है, म्यूटाजेन पेनिट्रेट इन हैप्लॉइड मोर इफेक्टिवली दैन इन डिप्लॉयड। नहीं, ये ऐसा नहीं है। म्यूटाजेन एक काइंड ऑफ जो फिजिकल हो सकता है, आपका बायोलॉजिकल म्यूटाजेन हो सकता है, जो भी टाइप के जो आपका म्यूटाजेन हो सकता है, या फिर कार्सिनोजेन, जो भी टाइप का हो। तो ये सारे जो चीज़ें होते हैं ये मतलब डिप्लॉयड में कम अटैक करेगा, डिप्लॉयड में ज़्यादा अटैक करेगा, हैप्लॉइड में कम अटैक करेगा। ये सब मतलब ये कुछ खास ऐसा रीज़न नहीं होगा, ये गलत होगा। अब हमें ये सोचना पड़ेगा बी और सी में क्या है। अच्छा,
तो बी को पहले सोचते। तो बी क्या कह रहा है कि ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड। तो ये चीज़ कहीं ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि डिप्लॉयड अगर जीन होगा तो उसमें क्या कंडीशन होता है, उसमें होमोजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है। मतलब डोमिनेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसमें होमोजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। यानी अगर मैं टॉलनेस की बात करूँ तो कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर वो डिप्लॉयड हो तो उसमें कुछ कुछ समय पे ऐसा आएगा कि वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन हमें तो दिख रहा होगा फिनोटाइप तो उसका डोमिनेंट दिख रहा होगा, यानी टॉल दिख रहा होगा। तो उसमें स्टडीज़ में कुछ रुकावट आएगा, क्योंकि वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है वो तो हम फिनोटाइप देख के बता नहीं सकते, उसमें हमें फिर से उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका कैरियोटाइपिंग करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन हैप्लॉइड में ऐसा कुछ नहीं होगा। हैप्लॉइड तो हैप्लॉइड है, उसमें सिर्फ एन है, यानी उसमें अगर डोमिनेंट रिसेसिव ऐसा कुछ है तो उसमें जो डोमिनेंट और रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव को मास्क कर देता है। तो इसमें कुछ मास्किंग का कुछ है ही नहीं, मास्किंग क्या करेगा, वो तो हैप्लॉइड है। तो इसीलिए मुझे तो ये आंसर बनते हुए दिख रहा है। चलो ठीक है, बाकी वाला भी सोच रहे थे, हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल देन डिप्लॉयड। तो ये आप लोगों को भी पता है कि ये गलत ही होगा, क्योंकि डिप्लॉयड लोग जो होते हैं, डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम लोग तो मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। तो मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में अगर स्टेबिलिटी ना हो, लेस डेवलप्ड में स्टेबिलिटी कैसे होगा? तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया, उम्दा क्वेश्चन, मतलब कमाल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आपने सही किया हो तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, ये आप एकदम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर जिसका जो लेक्चर है ये होगा समाप्त। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक्ड इट and please comment your answer, not answer, please comment your score, how many of you have got at least 26 or 25 correct. And yes, you can post your result also, like someone has got 19 correct, someone has got 25 correct but 2 wrong. You can post that in my comment section. Okay, so if you have liked my video, then do share my video to your friends, and do like my video and subscribe to my channel. Thank you very much for your time. All the very best for your preparation.